मॉर्निंग एवरीवन। इकोनॉमिक्स फोरम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिओपोली मार्केट। डिओपोली मार्केट मतलब द्वयाधिकारी बाजार, जिस बाजार में किसी वस्तु के दो विक्रेता होते हैं। जिस बाजार में वस्तु के केवल दो विक्रेता होते हैं और वस्तुओं में विभेद नहीं होता है तो उसे वस्तु विभेद रहित द्वयाधिकार कहते हैं। और जिस बाजार में वस्तुओं में विभेदीकरण होता है, डिफरेंशिएशन होता है, तो उसे वस्तु विभेद सहित द्वयाधिकार कहते हैं। ठीक है, कोई भी फर्म है जहां पर केवल बाजार में दो बेचने वाले हैं। जब दो बेचने वाले होंगे तो दोनों बेचने वालों के बीच में हमेशा प्रतियोगिता होगी कि एक व्यक्ति सोचेगा, एक विक्रेता ये सोचेगा कि हम अपनी कीमतों को कितना कम कर लें जिससे हम अधिक से अधिक फायदा उठा लें। दूसरा ये सोचेगा कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे अधिक से अधिक बेचें और अधिक से अधिक लाभ कमा सकें। तो जो द्वयाधिकारी बाजार है, उस द्वयाधिकारी बाजार में कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस द्वयाधिकारी बाजार में हम जिन मॉडलों का अध्ययन करेंगे उन मॉडल में सबसे पहला है कूर्नो मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, इसे कहते हैं, ये फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे एगस्टीन कूर्नो। उन्होंने द्वयाधिकारी की समस्या को हल करने के लिए सबसे पहला अपना ये मॉडल 1838 में दिया था। इसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा बंट्रेड मॉडल। ठीक है, तीसरे नंबर पे आएगा एजवर्थ मॉडल। तो कूर्नो, बंट्रेड और एजवर्थ, ये तीन मॉडल है। ये कैसे हैं? परंपरावादी हैं, क्लासिकल हैं। एजवर्थ साहब ने ही जब कूर्नो मॉडल के बारे में बताया और तब कूर्नो मॉडल का एक्सपेंशन हो पाया, लोगों से अच्छी तरीके से जानने लगे। इसके बाद चौथे मॉडल के रूप में हम लोग पढ़ेंगे चैम्बरलिन का मॉडल, जिसे हम ग्रुप इक्विलिब्रियम के नाम से भी जानते हैं, समूह संतुलन के नाम से भी जानते हैं। तो पांचवा मॉडल जो होगा वो स्टेकलबर्ग होगा और छठा मॉडल जो होगा वो होटलिंग मॉडल होगा। ठीक, अब यहाँ पर हमने अल्पाधिकार भी लिखा हुआ है या अल्पाधिकारी भी लिखा है। इसलिए लिखा हुआ है कि कूर्नो मॉडल उस केस में है जब बाजार में केवल दो विक्रेता हो, दो बेचने वाले हो, तब वो बाजार किसमें आता है? द्वयाधिकारी बाजार में आता है। किंतु जब किसी बाजार में दो से अधिक विक्रेता हो जाए, आगे चलकर आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने दो से अधिक विक्रेताओं की चर्चा की, किसमें? कूर्नो मॉडल में। इसीलिए आगे चलकर जैसे ही दो से अधिक विक्रेता हुए तो द्वयाधिकारी बाजार कन्वर्ट हो गया किसमें? अल्पाधिकारी बाजार में, ओलिगोपोली मार्केट में। ओलिगोपोली मार्केट में जिस बाजार में दो से अधिक और 15 से कम विक्रेता होते हैं उस बाजार को हम अल्पाधिकारी बाजार कहते हैं। आगे चलकर हम लोग उसमें भी पढ़ेंगे। अल्पाधिकारी बाजार में पॉलन्स विधि का कॉन्सेप्ट है, किंग डिमांड कर्व है, ये सब लोग हम अल्पाधिकारी बाजार में आगे चलकर हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात आती है सबसे पहले आज के इस वीडियो में क्लास में हम लोग कूर्नो मॉडल पढ़ेंगे और कूर्नो मॉडल का इसमें दो वॉल्यूम बनाऊंगा। आज का वॉल्यूम फर्स्ट है और कल का वॉल्यूम सेकंड रहेगा, जिसमें कूर्नो मॉडल को एक्शन और रिएक्शन कर्व के माध्यम से उसे क्लियरिफाई किया जाएगा कि क्रिया और प्रतिक्रिया। क्रिया का मतलब कौन कर रहा है और दूसरा उसका क्या प्रतिक्रिया करता है। सपोज फॉर एग्जांपल आप समझिए कि मान लीजिए दो विक्रेता हैं। दो विक्रेता में पहला विक्रेता है, उसने अपनी किसी वस्तु की कोई कीमत निर्धारित की और कोई मात्रा निर्धारित की और अपनी वस्तु को बाजार में बेचने लगा। अब क्या हुआ? जब दूसरा विक्रेता बाजार में आया और उसने अपनी कीमत कम रखी तो जाहिर सी बात है कीमत कम होगी, उत्पादन बढ़ जाएगा, प्राइस कम हो गई। लेकिन जब दूसरे पहले विक्रेता को यह पता चलेगा कि इस बाजार में दूसरा विक्रेता भी अपना सामान बेचने आया तो पहला विक्रेता अब क्या करेगा? प्रतिक्रिया करेगा। तो इसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया वक्रों की सहायता से कूर्नो बिंदु का विश्लेषण हम कहां करेंगे? तो वो हम इस कूर्नो मॉडल के सेकंड वॉल्यूम में आपको डिस्क्राइब किया जाएगा। अब हम लोग आते हैं कूर्नो मॉडल। 1838 में फ्रेंच इकोनॉमिस्ट एगस्टीन कूर्नो ने अपनी पुस्तक रिसर्च इनटू द मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ द थ्योरी ऑफ वेल्थ, रिसर्च इनटू द मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स
ऑफ द थ्योरी ऑफ वेल्थ में अपना ये सिद्धांत दिया। समझ में आ गया? 1838 में फ्रेंच इकोनॉमिस्ट एंगस्टीन कूर्नो ने प्रिंसिपल रिसर्च इनटू द मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ द थ्योरी ऑफ वेल्थ में द्वयाधिकारी की समस्या को का हल प्रस्तुत किया और अपना ये मॉडल दिया। ठीक, इनका ये मॉडल निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित था। तो कूर्नो साहब ने जो अपना मॉडल बनाया उसमें सबसे पहली मान्यता दी, दो स्वतंत्र विक्रेता हैं, टू इंडिपेंडेंट सेलर्स, मतलब दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। तो पहला क्या है, दो स्वतंत्र विक्रेता बाजार में रहते हैं, द्वयाधिकारी बाजार है तो दो ही विक्रेता होंगे। दूसरा एजम्पशन माना, दोनों ही विक्रेता समरूप वस्तु का उत्पादन और विक्रय करते हैं। जो दोनों विक्रेता हैं द्वयाधिकारी बाजार में, वो ऐसे गुड्स बना रहे हैं, होमोजेनियस गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं और उन्हीं को सेल कर रहे हैं। क्लियर? तो दो मान्यताएं हो गई। तीसरी मान्यता है, जितना उत्पादन ये दोनों विक्रेता करते हैं उतनी ही बिक्री तय है, मतलब जो भी ये प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका उतना ही क्या हो रही है, उतनी ही बिक्री हो रही है। चौथा पॉइंट है, क्रेताओं की अधिक संख्या होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि द्वयाधिकारी बाजार में बेचने वाले कितने हैं, दो हैं, तो बेचने वाले दो हैं और खरीदने वालों की संख्या कितनी होती है, अधिक होती है। तो द्वयाधिकारी बाजार में क्रेताओं की अधिक संख्या होती है। पांचवा मान्यता है, बाजार मांग वक्र का पूर्ण ज्ञान, मतलब जो विक्रेता है, जो सेलर्स हैं, उनको मार्केट डिमांड का पूरी तरीके से नॉलेज होता है। छठी मान्यता है, उत्पादन लागत शून्य। अब उत्पादन लागत शून्य का मतलब है कि वो दोनों एक ऐसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं जिसकी कॉस्ट शून्य आ रही है। कूर्नो ने अपने मॉडल में आगे चलकर जिस उदाहरण के माध्यम से अपने सिद्धांत को स्पष्ट किया वह था खनिज तेल का उदाहरण। खनिज तेल जो मतलब हमें प्रकृति से मिल रहा है, खनिज तेल जिसकी क्या है, लागत कैसी है, शून्य है, जमीन से निकल रहा है। सपोज फॉर एग्जांपल कि हम दो लोग हैं, मान लीजिए हम हैं, मान लीजिए हमारे एक स्टूडेंट है, ये हम दोनों लोग चित्रकूट गए, सपोज घूमने के लिए चित्रकूट गए। चित्रकूट में एक पर्वत है जहां से पानी निकल रहा था। अब पानी निकल रहा था तो वहां पर क्या हुआ, हमने एक बाल्टी ली, हमारे एक बच्चे ने ली, दोनों लोग बाजार में बेचने गए। तो अब उसकी लागत क्या है उस पानी की, शून्य है, क्योंकि वो पानी तो हमें प्रकृति से मिल रहा है, तो उसकी उत्पादन लागत क्या हो गई, शून्य हो गई। अब उसको हम जो जिस हिसाब से बाजार में बेचते हैं तो उस हिसाब से उसे आगे तक तय करते हैं। तो यही कह रहा है कि उत्पादन लागत शून्य है। अगला है, दोनों फर्मों की लागत एवं मांग वक्र समान है। जो ए और बी जो दोनों फर्में हैं या जो दो बेचने वाले हैं, उस दोनों फर्मों की कॉस्ट कर्व और डिमांड कर्व कैसे हैं, इक्वल हैं। आठवीं मान्यता है, प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी की पूर्ति को इस्तेमाल लेता है। इसका मतलब ये है, मान लीजिए दो सेलर्स हैं, पहले सेलर ने ये तय किया कि हम 1000 मान लीजिए मीटर कोई सामान बेचेंगे, तो जो दूसरा है उसने ये तय कर लिया कि एक जो ए विक्रेता है, ए बेचने वाला है, वो अपनी सप्लाई में कोई चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो प्रत्येक विक्रेता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कूर्नो का, कि प्रत्येक विक्रेता अपने कॉम्पिटिटर की या अपने प्रतिद्वंदी की पूर्ति को इस्तेमाल लेता है। नवी मान्यता है, नई फर्मों का कोई प्रवेश नहीं होता, क्योंकि द्वयाधिकारी बाजार है, केवल दो ही लोग बेचने वाले हैं, तो कोई किसी भी प्रकार की नई फर्म का प्रवेश बाजार में नहीं होगा। ठीक है बारो? जी सर। अगला है 10वां है, प्रत्येक विक्रेता का उद्देश्य अधिक आय व लाभ प्राप्त करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो सेलर्स हैं, जो फर्म्स हैं, उनका एक ही एम होता है, क्या, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना, अधिक से अधिक आय प्राप्त करना। ठीक है, अब कूर्नो मॉडल के इस चित्र को हम चित्र से कूर्नो मॉडल को हम इस चित्र से समझते हैं। ये हमारा क्या है, OX अक्ष है और ये क्या है हमारी OY अक्ष है। तो OX अक्ष पे हम क्या ले सकते हैं, आपको पता है, आउटपुट। ठीक, OY अक्ष पर हमने क्या ले लेते हैं, प्राइस ले लेते हैं, कीमत ले लेते हैं। ठीक, अब सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहला है मांग वक्र। ये हमारा क्या हो गया, डिमांड कर्व, नाम हम रख लेते हैं डी डैश, और डिमांड को ही हम क्या कहते हैं, AR कर्व कहते हैं।
ये क्या है, ये आप ये समझ लीजिए जो कुल बाजार है, कुल बाजार का ये मांग वक्र है। ठीक है, क्योंकि जो इसकी पांचवी मान्यता है, पांचवी मान्यता ये कहती है कि जो विक्रेता है उसको बाजार के मांग वक्र की पूर्ण जानकारी होती है। तो पांचवी मान्यता के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उपरोक्त चित्र में डी और डी डैश हमारा क्या है, बाजार मांग वक्र है, जिसकी जानकारी हमारे दोनों ही विक्रेताओं को है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब इसके बाद वो क्या रहा है, अब मान लीजिए फर्म ए, दो बेचने वाले हैं, पहले क्या होता है, ए व्यक्ति ये आता है, इसे पता है कि बाजार का ये मांग वक्र है। अब जब फर्म ए बाजार में एंट्री करती है, सामान क्या है, किस प्रोडक्ट को बना रही है, खनिज तेल को बना रही है, तो ये क्या करता है, अब आपको पता है तैयार हो गया, अब हमें क्या चाहिए, एमआर चाहिए। तो ये जो है मांग वक्र, इस पूरे मांग का फर्म ए आधा उत्पादन करती है और उसका एमआर कर ये आपका एमआर कर एमआर। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा है कॉस्ट में, जब एमआर को एमसी रेखा इंटरसेक्ट करती है, अब एमसी रेखा यहाँ पर कहाँ है, ये जो नीचे वाली लाइन है इसी को ही हम क्या जूम कर लिया है, एमसी रेखा मान लिया गया है। तो एमसी एमआर को कहाँ काट कर रही है, इस बिंदु पर, और इससे हमने ऊपर मिला दिया, ये रख दिया और यहाँ पर ये मिला दिया, तो ये ओपी प्राइस हो गई और आपका मान लीजिए एल और एम। ठीक, तो क्या हुआ, जब अकेला विक्रेता था या फर्म ए अकेली थी तो वो बाजार के कुल मांग वक्र का आधा उत्पादन स्वयं करती थी, और जिसके बाद ओ एल एम पी ये वो क्या था, ये वो इतना लाभ कमाती थी। लाभ इसलिए कमाती थी क्योंकि सीमांत लागत क्या है, शून्य है, लागतें क्या है, शून्य है। छठवां मान्यता क्या कहती है कि उत्पादन लागत शून्य है, क्योंकि खनिज तेल है जो कि हमें नेचर के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो प्राइस है वो ओपी है और ओएल हम उत्पादन कर रहे हैं और ओपीएमएल सारा फायदा हो रहा है। अब फर्म बी बाजार में प्रवेश करती है, ठीक है, दो फर्में हैं, फर्म बी है। अब फर्म बी ये सोचती है कि जो फर्म है, आठवीं मान्यता, प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी की पूर्ति को स्थिर मान लेता है। तो फर्म बी ये सोचती है कि फर्म में अपनी इस सप्लाई में, अपनी इस आउटपुट में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। तो अब बचा हुआ मांग वक्र कितना हो गया, एम और डी। एमडी मांग वक्र हो गया किसके लिए, फर्म बी के लिए, और कुल मांग का वो भी आधा बनाती है। अब आ गया क्या आपका, ये हो गया आपका MR2। MC फिर नीचे काट कर रहा है, जहां काट रहा है वहां से ऊपर मिला दिया और ये प्राइस डिटरमाइन हो गई क्या, P1। इसका नाम हमने रख दिया CK, ठीक है, CK हो गया। अब आप ये देखिए, अब आप ये देखिए क्या हुआ, पहले उत्पादन कितना था, ओएल उत्पादन था, तब कीमत कितनी थी, ओपी। अब फर्म बी एंट्री मारा, अब बाजार का जो कुल मांग है, अब कुल मांग में सप्लाई ओएल से बढ़कर ओसी हो गई। जब ओसी हो, जब आपको पता है सप्लाई बढ़ गई तो कीमतें गिर जाएंगी, कीमत ओपी से कम होकर ओपी डैश हो गई, जिसमें फर्म जो बी है उसका फायदा आपका LCKS हो गया और फर्म ए का OP1SL हो गया, ठीक है। फर्म ए का जो पहले फायदा था वो उससे कम हो गया, फर्म बी का फायदा ये हो गया। अब बात ये आती है, चित्र यहाँ बहुत समझिए, बिल्कुल साफ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पहले फर्म का मांग वक्र DD डैश था, कुल मांग का आधा उत्पादन करती है फर्म ए, OL और MP लाभ कमाती है। फर्म बी जब एंट्री करती है तो वह उसी उत्पादन करती है और उसी उत्पादन करने के साथ अपनी कीमतें घट जाती हैं, जिससे उसका फायदा, ए का फायदा फर्म ए का कम हो जाता है। जब फर्म ए को ये पता चलता है फर्म बी बाजार में एंट्री मार गई है, तो अब फर्म ए भी कुछ करेगा,
अब ये सी बात है, इसी को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, जब फर्म ए को ये पता चल गया कि फर्म बी बाजार में एंट्री मार गई है तो वो क्या करेगा, वो भी कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करेगा। ठीक है, और स्पष्ट है, अब स्पष्ट है वो क्या करेगा, अपनी कीमतों को बढ़ाने का प्रयास करेगा। क्या करेगा, अपनी कीमतों को बढ़ाने का प्रयास करेगा। अब यहां पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है, ये ले लीजिए आप। ठीक, इसका नाम रख दिया, मान लीजिए हमने पी नाम रख दिया। ठीक है, ये आपका पी नाम रख दिया, और एक प्राइस हमने यहाँ डिटरमाइन कर ली फर्म ए के लिए, तो उसका नाम रख दिया टी यू, और ये हो गई T2। ठीक, अब क्या होगा, फर्म ए जो उसका उत्पादन पहले कितना था, OL था, फर्म ए का उत्पादन पहले OL था, वो अपने उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करेगी और वो अपना उत्पादन OL से बढ़ाकर OT करेगी। फर्म क्या करेगी भाई, उसने तो OC कर लिया, अब फर्म अपने उत्पादन को प्रतिक्रिया करेगी, अपने फर्म के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करेगी, क्योंकि वो जानती है जब फर्म ये अपने उत्पादन को थोड़ा बढ़ाएगी तो उसकी जो लागतें हैं वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। जब लागतें कम हो जाएंगी तो कीमतें वो थोड़ी बढ़ा सकता है अपनी, थोड़ा सा फायदा ओपी की जगह OP2 ले सकता है। तो इसीलिए क्या किया, उसने अपने उत्पादन को थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब होता क्या है यहाँ पर, अब बचा हुआ मांग वक्र कितना बचा, KD डैश बचा हुआ, ये मांग वक्र अभी बचा हुआ। तो अगर हम देखें तो कुल उत्पादन, कुल मांग वक्र कितना था, कुल मांग वक्र था OD, कुल मांग वक्र कितना था OD। अब OD में आप ये समझिए कि कौन फर्म कितना उत्पादन कर रही है, मतलब फर्म ए कितना कर रही है और फर्म बी कितना कर रही है। कुल बाजार की मांग वक्र का जो दोनों फर्में हैं, प्रश्न कभी कभी नेट में ये पूछा जाता है कि कुल बाजार के मांग वक्र का कुल कितना उत्पादन कर रही है। अब इस वाले मांग वक्र का तो कुछ हुआ नहीं, केडी का तो कुछ हुआ नहीं, ना तो उत्पादन हुआ, तो ये इसका। अब टोटल उत्पादन अगर हम देखें, टोटल उत्पादन कितना हुआ, मांग तो हमारी ओडी थी, मांग हमारी कितनी थी, मांग तो हमारी ओडी थी, ये हमारी डिमांड थी, लेकिन हमारी जो कुल सप्लाई हुई वो कितनी हुई, ओसी। वो हमारी सप्लाई कितनी, क्योंकि उस मांग का तो कुछ हुआ नहीं। अब जो कुल जो सप्लाई हुई है, तो अब ये प्रश्न आता है कि पूर्ण मॉडल में कुल सप्लाई का कौन कितना कितना भाग बेचता है। अब उसमें देखिए ये हिस्सा निकल के आया एक, ठीक है, एक हिस्सा ये निकल के आया, एक हिस्सा ये हिस्सा निकल के आए, एक हिस्सा ये निकल के आया। अब वो पूछ रहा है कुल मांग वक्र का कौन कितना भाग बेचता है। तो इसका एक सूत्र भी है, जब आपसे पूछा जाए 1/n+1, 1/n+1। अगर कभी कभी ये आ जाता है कि मान लीजिए पूर्ण मॉडल में हम 2 विक्रेताओं की बात करते हैं, कभी कह देता है पूर्ण मॉडल में अगर 6 विक्रेता होते, कभी कह देता है कि 7 विक्रेता होते, तो कैसे होगा। अगर उसने कह दिया 2 विक्रेता, 1/n+1, तो 1/2 विक्रेता है तो 2+1 = 1/3। तो प्रत्येक विक्रेता कितना बेचेगा, 1/3 भाग बेचेगा। 2 विक्रेता है क्योंकि द्वयाधिकार है, तो 2 विक्रेता है, तो 1/3 + 1/3 बराबर क्या हुआ, 2/3। मतलब 2/3 भाग ही दोनों सेलर्स बेचेंगे और 1/3 भाग का उत्पादन नहीं किया जाएगा। नीचे तालिका के माध्यम से हमने इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इसको जरा जूम करिए इसको बेटा। ये समय है पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3 और इक्विलिब्रियम कहां पर मिलता है। तालिका में स्पष्ट है कि मान लीजिए एक फर्म 2000 यूनिट बनाने का लक्ष्य रखती है। मान लीजिए फर्म को 2000 यूनिट बेचना है, ठीक है। अब जो फर्म ए है वो 2000 यूनिट का हाफ, कितना हुआ, 1000 यूनिट का उत्पादन करेगी। कौन, फर्म ए। कुल उत्पादन का आधा, मांग वक्र कितना था, dt डैश, मान लीजिए dt डैश कितना है, 2000। तो अगर dt डैश 2000 है तो जो फर्म ए है वो कितना करेगी, 1/2 गुणित 2000, आंसर आया 1000। फर्म ए कुल मांग वक्र का आधा, मतलब कितना, 1000। फिर तो दूसरी फर्म क्या करेगी, बचा कितना है, 1000 बचा है, इसका आधा, 1000/2 बराबर 500। तो फर्म ए कितना करेगी, 1000, फर्म बी कितना करेगी, 500 यूनिट का प्रोडक्शन। अब पीरियड 2 में एंट्री मारते हैं। पीरियड 2 में आप देखिए 1/2
यहाँ पर हुआ कितना 1000, यहाँ पर 500, दोनों को ऐड कर दिया 1500 आ गया। 1500 का आधा हमने किया कितना आया 750। टोटल यूनिट्स 2000 थी, 2000 में 750 कर दिया किसने, ए फर्म ने। तो बी के लिए कितना सर 1250 का आधा कर दिया तो 625 यूनिट बनाएगा बी फर्म। इसी प्रकार पीरियड 3 में 750 और 625 को जोड़ा 1375, इसका आधा किया 387.50 ये फर्म ए करेगी, और इसको जब 2000 से लेस करेंगे तो 1312 आएगा और 656 करेगी, और ये क्रिया तब तक चलती रहेगी। ये जो सर्कुलेशन है फर्म ए, क्योंकि दो फर्में दोनों आपस में क्या करते रहेंगे, यही चीजों की लड़ाई करती रहेंगी। और संतुलन कहां मिलेगा, जब तक दोनों फर्मों का उत्पादन समान नहीं हो जाता। फर्म ए और फर्म बी दोनों फर्मों का जब तक उत्पादन समान कहां पर होगा, संतुलन कहां मिलेगा, जब 1/3 गुणित 2000 यूनिट 666.67 और 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 2666.67। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर जब दोनों फर्में 1/3 और 1/3 उत्पादन करती हैं, तो उस समय दोनों फर्मों का जो उत्पादन है वो कैसा आता है, सेम आता है। दूसरा पॉइंट इसमें नोट करने वाला ये है कि तालिका 1 और तालिका 1 में आप देख रहे हैं दो फर्में हैं, फर्म ए है और फर्म बी है। फर्म ए में आप देख रहे हैं लगातार इसका प्रोडक्शन डिक्रीज होता चला जा रहा है। पहले 1000 था, फिर 750 हुआ, फिर 687 हुआ, फिर 666 हुआ। लेकिन फर्म बी में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन देखिए लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये नोट करने वाली पॉइंट है, आप इसको समझने का प्रयास करिए। नेक्स्ट वाले बातों में हम आपसे पूछेंगे, आपके जो वो हैं, जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट्स करके हमसे आप पूछ सकते हैं, और पहले आप खुद जानने का प्रयास करिए। अब जो इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आती हैं इसमें नंबर पहला पॉइंट निकल के आता है, यहाँ पर मैंने उसको मेंशन भी किया है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। नंबर पहला क्या है, पूर्ण मॉडल की तुलना में पूर्ण प्रतियोगी बाजार। आपको अच्छी तरीके से मालूम है पूर्ण प्रतियोगी बाजार क्या होता है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्या होता है आपको अच्छी तरीके से पता है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, प्राइस होमोजेनियस होते हैं, प्राइस कैसे डिटरमिनेशन होता है। तो पूर्ण मॉडल की तुलना में पूर्ण प्रतियोगी बाजार में कीमत कम होती है तथा मात्रा अधिक बेची जाती है। कीमत कम क्यों होती है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट 0 है। जब मार्जिनल कॉस्ट 0 है तो कीमत तो शून्य रहेगी, तो जब कीमत शून्य रहेगी तो लाभ भी शून्य होगा। अगर पूछा जाए पूर्ण मॉडल में पूर्ण प्रतियोगी बाजार की दशा में क्या होता है, तो आप बताएंगे सर कीमतें वहां पर शून्य होती हैं। जब कीमतें शून्य इसलिए होती हैं क्योंकि सीमांत लागत शून्य होती है, और आप फिर बताएंगे कि जब कीमतें शून्य होंगी, लागतें शून्य होंगी, तो लाभ भी शून्य ही होगा। दूसरा पॉइंट है पूर्ण मॉडल की तुलना में एकाधिकारी बाजार में। अब जब मोनोपोली मार्केट है, एकाधिकारी बाजार है, तो एकाधिकार बाजार में मात्रा कम बेची जाएगी और कीमतें अधिक ली जाएंगी। तो दो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां से निकलते हैं कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में पूर्ण मॉडल क्या कहता है, दूसरा एकाधिकारी बाजार में पूर्ण मॉडल क्या कहता है, तीसरा आप उसे फिगर बता के समझा देंगे कि 1/3 दोनों विक्रेता 1/3 भाग का उत्पादन करेंगे, बाकी बचा हुआ 1/3 भाग छोड़ देंगे, क्योंकि वो नहीं बनाएंगे, मांग के अनुरूप उत्पादन नहीं करेंगे। क्यों, जब किसी भी चीज की पूर्ति कम हो जाएगी, मतलब प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस हाई हो जाएगी, इसीलिए वो पूरा उत्पादन नहीं करेंगे। तो एंगस्टीन पूर्णो ने 1838 में द्वयाधिकारी की समस्या, द्वयाधिकारी क्या है, उसमें प्राइस वार होता है, प्राइस वार, दो लोग बेचने वाले, कभी कीमत वो कम कभी वो कीमत, तो ये चलता रहेगा। तो कहां पर ये संतुलन मिलेगा, तो आप बताएंगे कि जहां पर दोनों फर्मों के द्वारा एक समान उत्पादन किया जाता है वहां पर पूर्ण बिंदु का संतुलन बिंदु होता है। आगे वाले लेक्चर्स में आप इसको अच्छे से पढ़िए, और आगे वाले वॉल्यूम 2 में जो पूर्ण मॉडल का है ये आपका बेसिक एक बार पूरा हो गया है। इस बेसिक में आपको पता चल गया किस प्रकार के आइटम्स को लिया, कमोडिटी को लिया, खनिज तेल को लिया, मतलब जिसमें मार्जिनल कॉस्ट 0 आ रही है, जिसमें कॉस्ट 0 है। तो अभी आप इसके ये सारे एजम्पशंस याद रखिए। एजम्पशंस के बाद आप इसके फिगर बहुत आसान है, बिल्कुल कोई टफ नहीं है। सूत्र याद रखिए, अगर यहाँ पर 4 आदमी हो जाते हैं, 4 फर्में हो जाती हैं, तो 1/4+1 प्रत्येक फर्म कितना बेचेगी, 4/5, 1 4 + 5 1 + 4 1/5, 1/5 भाग बेचेगी 4 फर्में, बटा 1/5 फर्म खाली रहेगा, क्योंकि बाजार की मांग के हिसाब से वो उत्पादन नहीं करता है। तो ये आपका बेसिक हो गया, सारी चीजें हो गई इसमें, जो इसमें बच्चे हैं वॉल्यूम 2 में आपको क्लियर कर दिया जाएगा। और इसके बाद क्रिया और प्रतिक्रिया वक्रों के माध्यम से पूर्ण बिंदु का संतुलन कहाँ होगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद पूर्णों की जो पूर्णों सिद्धांत हैं, इसकी क्या क्या आलोचना है, वो भी आपको हम नेक्स्ट वॉल्यूम में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर द क्लास।